ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें. Yes, ma'am. अच्छा, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एक्स रेज. इसको रीड आउट स्टार्ट करें. Atomic number and X-rays mostly undertook a systematic and comprehensive study of X-ray in 1913. His researches covered a range of wavelengths 0.04 to 0.08 A naught. ए नॉट नहीं, इट इज़ एमस्ट्रॉन्ग नॉट. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है. अच्छा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे. अब जो है देखिए 1895 में विल्हेम रॉन्टजन ने जो है वो एक्सरेज डिस्कवर कर ली. अब क्या होता है कि उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब भी कोई चीज़ डिस्कवर हो जाती है साइंटिफिक कम्युनिटी में, तो उसके ऊपर फर्दर वर्किंग की जाती है ताकि जो है वो नई चीज़ें डिस्कवर की जा सकें. क्योंकि साइंस में यही होता है कि दैट एक चीज़ जब डिस्कवर हो जाती है तो वो बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए एक पाथवे बन जाता है. तो मॉज़ले ने जो है एक्सरेज पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दी थी. ठीक है. और डिफरेंट हैवी मेटल्स को यूज़ करके उसने एक्सरेज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी. और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दैट एक्सरेज जो होती हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जी डिपेंड करती है अपॉन द टाइप ऑफ द हैवी मेटल जिससे हम वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि जो डिफरेंट हैवी मेटल से मॉज़ले ने एक्सरेज प्रोड्यूस की थी, उनकी जो वेवलेंथ की जो रेंज उसने फाइंड आउट की थी वो 0.04 एमस्ट्रॉन्ग नॉट से लेकर 0.08 एमस्ट्रॉन्ग नॉट तक थी. ठीक है. Yes, ma'am. यानी ये कि उसने ऐसे ऐसे मेटल्स यूज़ किए जिन्होंने सिर्फ इन रेंजेस के अंदर जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस की. वैसे भी हमने अभी ये बात की थी ना कि शॉर्ट वेवलेंथ की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं. तो देखिए यहाँ पर 0.04 एमस्ट्रॉन्ग नॉट की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं. ठीक है. तो ये हमें बताता है कि वेवलेंथ्स क्या हैं एक्सरेज की, शॉर्ट हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें. Mostly proved that the frequencies of X-rays increases in a regular manner from one element to the other in the periodic table. He further suggested that the frequencies of these rays are directly proportional to the number of protons in the nucleus. The number of protons in the nucleus is called atomic number. अच्छा, तो सिंपल अगर मैं एक वन वर्ड जो है वो स्टेटमेंट दूँ, या सॉरी वन लाइन स्टेटमेंट दूँ जिसमें पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है, तो इसका ये मतलब है कि दैट अगर जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज़ करता चला जाए तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है एक्स रेज़ की वो भी इंक्रीज़ करती चली जाएगी. यानी ये कि पीरियोडिक टेबल में अगर जो हम फर्दर मूव करते चले जाते हैं, हैवी मेटल्स और हैवी से हैवी होते चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उतनी हाई फ्रीक्वेंसी और उतनी ही हाई एनर्जी की एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. अगर किसी मेटल का एटॉमिक नंबर कम है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वो एक्स रेज जो प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. लेकिन अगर वो एक हैवी मेटल है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी ये कि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. और अमाउंट जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा उन एक्सरेज की वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, मैंने कहा था कि दैट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वेवलेंथ का एक रिलेशनशिप होता है. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, तो मुझे बताएं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से एनर्जी के पे क्या इफेक्ट होगा? वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? Increase होगी. ओके, गुड. और वेवलेंथ? Wavelength increase नहीं होगी. क्या होगी? Increase नहीं होगी. इंक्रीज़ नहीं होगी तो क्या होगी? Decrease हो जाएगी. डिक्रीज़ हो जाएगी. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और
एनर्जी और वेवलेंथ का क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इनमें से फ्रीक्वेंसी और एनर्जी अगर इंक्रीज़ होंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती चल जाएगी। तभी हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए जितना हैवी मेटल होता चला जा रहा है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तो इंक्रीज़ होती चल जा रही है, लेकिन देखें वेवलेंथ की वैल्यूज़ क्या हैं, कम से कम है। अच्छा, ये ब्लैक रिटन के ऊपर ये ब्लैक मार्कर ठीक है? ठीक है, चलें अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करते चल जाना है। ये कंक्लूजन्स हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो की थी और उनको स्टडी किया था, ठीक है? तो चलें अब आ जाएं इनकी तरफ। ओके, AU जो है वो गोल्ड की शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अच्छा देखें अभी हमने इन दो लाइंस में क्या स्टडी किया कि दैट अब मॉज़ले ने सिर्फ ये फाइंड आउट नहीं किया था कि दैट हमें शॉर्ट वेवलेंथ्स आ रही हैं और हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी आ रही है, और ना ही सिर्फ ये डिस्कवर किया था कि दैट जो है जो हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता चल जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते चल जा रहे हैं, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी या एनर्जी भी इंक्रीज़ होती चल जा रही है, बल्कि उन्होंने कुछ और चीज़ें भी जो हैं वो फाइंड आउट की थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी किया था, उनसे एक्सरेज प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, और इन 38 एलिमेंट्स की जो रेंज थी वो एल्यूमिनियम से लेकर AU यानी गोल्ड तक थी, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने आपकी आवाज़ कट रही है, सही समझ में नहीं आ रही। अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी को देखें। अब आ रही है सही? यस मैम। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट रीड आउट करें। The spectral lines could be classified into two distinct groups, one which belongs to the shorter wavelength called K series and the other with longer wavelength called SL series. ठीक है, तो अब जो हमारे पास एक्स रेज़ का जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है ना, तो हम उस एक्स रेज़ के स्पेक्ट्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट है जिसमें वेवलेंथ क्या है, कम है, और सेकंड पार्ट है जिसमें वेवलेंथ हाई है। जो वेवलेंथ स्मॉल वेवलेंथ का जो पोर्शन है उसको उन्होंने क्या कहा है, के सीरीज़। जैसे हम कल पढ़े थे ना लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो एक्स रेज़ का जो स्पेक्ट्रम आता है उनमें जो के सीरीज़ हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दैट दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ्स, ठीक है? जबकि जो हमारे पास एल सीरीज़ हैं दे हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है? ऑन द होल बच्चे यहाँ पर क्या होगा, ऑन द होल ही जो ये वेवलेंथ एक्स रेज़ की हैं वो हैं शॉर्ट ही, ठीक है? सपोज मतलब लाइक हम ये कहें कि 100 के मुकाबले में जो है जो एक्स रेज़ हैं, बाकी कोई रे जो है वो 100 है, ठीक है? सपोज UV रे कर लें या विजिबल रेज कर लें, वो 100 है, लेकिन जो एक्स रेज़ हैं वो शॉर्ट हैं तो वो 1 से लेकर 10 तक ही आती हैं, वो 100 तक नहीं जा रही, ठीक है? लेकिन अब हमने 1 से लेकर 10 तक के भी जो नंबर है उसको हमने कंपैरेटिव एनालिसिस दे दिया कि 1 से लेकर 5 जो हैं वो शॉर्ट नंबर है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ है, जिसको हमने के सीरीज़ में डाल दिया, ठीक है? और 6 से लेकर 10 को हमने एल सीरीज़ में डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पर लॉन्गर और शॉर्टर से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पहले तो स्टेटमेंट ये थी कि भाई वेवलेंथ इनकी शॉर्ट है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ ही, लेकिन उन शॉर्ट में भी तो कोई छोटी और कोई बड़ी होगी ना, यस मैम, ठीक है? तो ये उनकी बात हो रही है। सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाए। if the target element is of higher atomic number, the wavelength of X-rays becomes shorter. ये वही बात है जो ऊपर इन्होंने पैराग्राफ में एक्सप्लेन की थी, और वेवलेंथ का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया था कि फ्रीक्वेंसी हाई होगी अगर वेव जो है वो एटॉमिक नंबर हाई है। तो वहाँ से मैंने आपको कंक्लूड करके बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे देख लो, इसका हिंट नोट डाउन कर लो कि अगर आपका
एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, तो जूँ जूँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता चला जाएगा उतना उतना हमारे पास क्या होगा कि शॉर्टर वेवलेंथ आ जाएगी, यानी के सीरीज़ की तरफ हम मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, यूँ पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना सीखो। Okay, ma'am. अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। A relationship between frequency and atomic number of the elements is given as अंडर रूट न्यू जो है ये दिस इज NEW आप कर लें। ठीक है, न्यू ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, इज इक्वल टू A/Z-B। ठीक है, इस पूरे को क्या कहा जाता है, ये जो पूरा है ये मॉज़ले लॉ कहलाता है, जो कि हमें बता रहा है, जो कि क्या बता रहा है, मॉज़ले लॉ टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, Okay, ma'am. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉज़ले जो है मॉज़ले लॉ वो कब एप्लीकेबल होता है, जब हम एक्स रेज को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सप्लेन मॉज़ले लॉ, तो वहाँ आप बताएंगे कि मॉज़ले लॉ एक्स रेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और फिर सेकेंडली आप बताएंगे कि ये एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी और एक्स रेज के जो एलिमेंट्स हैं यानी मेटल्स थे उनके एटॉमिक नंबर के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। एलिमेंट्स में आप ब्रैकेट में लिख देंगे हैवी मेटल्स या सिर्फ मेटल्स लिख लेंगे। क्लियर? ठीक है, जहाँ पर ए और बी यहाँ पे देखिए न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ए और बी जो हैं वो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपको दे दी जाएंगी। ओके, एंड जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो सपोज़ ए भी उनने दे दिया, बी भी आपको दे दिया, जेड भी दे दिया, और आपको कहेंगे कि अब भाई इस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो आपने वो फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर? अब आ जाएं इस तरह, ये लाइन, अब ये मॉज़ले लॉ की स्टेटमेंट है। जब आप ये लिखेंगे तो आप इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे कि मॉज़ले लॉ की ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट या मॉज़ले लॉ की हेडिंग देखिए अब क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट This law states that the frequency of a spectral line in X-ray spectrum varies as a square of atomic number of an element emitting A. ठीक है, देखें अगर हम अब ये अंडर रूट फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला दिया है ना, अगर हमें कहा जाए सिर्फ फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करें तो आप अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर यूज़ करोगे, राइट? Yes, ma'am. स्क्वायर A/Z-B होल स्क्वायर, राइट? ठीक है, Yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से ये स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आप ये देखोगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो जाती है टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, राइट? यहाँ स्क्वायर लग जाएगा ना इसके ऊपर, Yes, ma'am. तो फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द, अब आप ये सोच सकते थे ना कि भाई वाई यहाँ पे जेड के ऊपर तो कोई स्क्वायर का साइन नहीं है, तो वाई दे आर गिविंग द स्टेटमेंट, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दैट आप स्क्वायर हटा के ही फ्रीक्वेंसी लेकर आओगे, वरना ये डायरेक्ट ये वाली जो मॉज़ले लॉ के अंदर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई आपको, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी दिया गया है। Okay, ma'am. स्टेटमेंट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्स रेज और एटॉमिक स्पेक्ट्रम और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की तरफ, कि जब कोई भी एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं किसी भी उसके अंदर से, एटम के अंदर से, किसी भी हैवी मेटल के अंदर से, हैवी मेटल असल में क्या है, एटम से ही बने हैं ना, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, तो उस एटम के अंदर असल में क्या चेंजेस आते हैं, ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक्स रेज की प्रोडक्शन में के दौरान एटम के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं। चलें आ जाए, इसको रीड आउट करें फुल, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको। In 1930, Henry G. J. Moseley, a student of Rutherford, used the technique of X-rays spectroscopy, just discovered by Max लोई Loy, to determine the atomic number of the element. X-rays are produced in a cathode ray tube
when the electron beam cathode ray fall on the metal target. The explanation for the production of X-rays is as follows. When an electron in the cathode rays hit a metal atom in the target, it can, if it has sufficient energy, knock out an electron from an inner shell of the atom. This produces a metal ion with an electron missing from an inner orbital. The electronic configuration is unstable, and an electron from an orbital of higher energy drops into the half-filled orbital, and a photon is emitted. The photon corresponds to electromagnetic radiations in the X-ray region. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि दैट ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस डिस्कवर किए गए थे, यानी ये कि आप कैसे एक्सरेज के थ्रू किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, वो स्टडी किया था G.J. मॉज़ले ने, ठीक है, जो ऊपर वाला ही मॉज़ले था ये वही है। अच्छा, अब क्या है कि दैट उसने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, यहाँ पर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की थी। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या टेक्निक्स होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है जिसमें कोई भी रे जो है ना वो फॉल करवाई जाती है किसी भी एलिमेंट के ऊपर और उसके अंदर चेंजेस को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड को यूज़ करके ये सारा कुछ फाइंड आउट किया था। अच्छा, अब इनने ये फाइंड आउट, अगेन वही बात हो रही है कि एक्सरे जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाई जाती है किसी भी मेटल टारगेट के ऊपर, ओके। ये शॉर्ट स्टोरी है। अब लॉन्ग स्टोरी क्या है, असल में उस हैवी मेटल के अंदर ऐसा क्या चीज़ें हो रही हैं कि उसके अंदर से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। कोई भी मेटल या कोई भी चीज़ हमने कहा था बनी होती है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे कि एक मिनट, ओहो, ये हैं आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये डॉट्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मैं आपका ड्रॉ कर रही हूँ एक मैं हैवी मेटल ड्रॉ कर रही हूँ, उसका एक एटम ड्रॉ कर रही हूँ। अब क्या होता है बच्चे कि जो कैथोड रेज हैं, जब वो कैथोड रे फॉल करता है ना अभी किसी भी हैवी मेटल के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करता है, कैथोड रे जो हैवी मेटल है उसके इनर मोस्ट शेल्स में से ना, अंदर वाले शेल्स के अंदर से, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे चौथे शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, नॉकआउट कर देता है, आके उसके साथ टकराता है और उसको अपनी जगह से निकाल देता है। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप है। अब क्या होता है कि दैट ये जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर क्या होगी कि एक जगह खाली क्रिएट हो गई, राइट। अब ये जो हैवी मेटल है ये अनस्टेबल हो जाता है। जब ये अनस्टेबल हो गया तो ऊपर वाले शेल्स में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो जंप करता है नीचे, और जब वो जंप कर रहा होता है नीचे तो वो फॉल कर देता है ऑन दीज इनर शेल्स, और वो जो होल क्रिएट हुआ था उसको फिल कर देता है। क्लियर? और अभी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन फॉल करता है फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सम रेज। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी इस प्रोसेस के दौरान, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में से जंप करेगा होल को फिल करने के लिए अंदर जो क्रिएट हो गया था, ठीक है, तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, ठीक है। और इस रे को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स रे। क्लियर? दोबारा सारा फसाना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दैट एटम है, एटम के ऊपर कैथोड रे आके फॉल हुई, ठीक है, उस एटम के जो अंदर वाले शेल्स थे उनमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिया। जब वो इलेक्ट्रॉन किक आउट हो गया फ्रॉम दैट एटम, उसमें से निकल ही गया तो उसकी वो जगह खाली हो गई।
नाउ ये वाला जो एटम था मेटल का वो अनस्टेबल हो गया क्योंकि उसके अंदर एक जगह खाली है, ठीक है। तो क्या होगा कि बाहर वाले शेल्स में से जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, आखिरी वाले एक दो, उनमें से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और अंदर वाले शेल्स को फिल करने की, उनकी जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से खाली जगह छोड़ गया था उसको फिल करने के लिए अंदर भागेगा, ठीक है। जब वो अंदर भागेगा तो क्या होगा कि उसकी कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी क्या है, बहुत हाई एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो हाई शेल से आया है ना नीचे, तो वो ज़्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज़ करके आएगा। ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी और क्या होगा कि वेवलेंथ उसकी कम होगी। तो ये वाली रेज़ जो रिलीज़ होती हैं इस प्रोसेस के दौरान, उनको क्या नाम दे दिया गया है, एक्स रेज़ दे दिया गया। क्लियर? बस ये फिनोमेना है एक्स रेज़ का। अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ एक्स रेज़ की तरफ। रीड आउट करें जल्दी जल्दी। X-rays have different penetrating power for different types of matter. X-rays cannot pass through metals, but they can pass through plastic, leather, etc. easily. That's why they can be used for security purpose to photograph interior of objects. देखो, जब एक्सरेज फॉल करवाई जाती हैं किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है, तो वो मेटल के अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती। तो वो जो मशीन है जिसके अंदर एक्सरेज होती हैं वो आवाज़ देना शुरू कर देती है, बीप बीप की साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई अब ये बंदा बैग लेके जा रहा है, इसके अंदर कोई पिस्टल पड़ी हुई है, कोई नाइफ पड़ी हुई है, ठीक है। एयरपोर्ट्स में या डिफरेंट सिक्योरिटी डिटेक्टर्स, सिक्योरिटी चेक्स जहाँ होते हैं वहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर यही फिनोमेना यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रेज़ जो हैं वो मेटल को पास नहीं कर सकती। तो हमें पता चल जाता है कि भाई अब बैग के अंदर जो है वो कपड़े पड़े हुए हैं, प्लास्टिक पड़ा हुआ है या कोई मेटल पड़ा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक और मेटल के अंदर से ये गुजर जाएंगी, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, मेटल से नहीं गुजरेंगी तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी और ईजिली डिटेक्ट हो जाएगा वो मेटल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है आगे। In England in 1930, William Bragg and लॉरेंस ब्रैग used X-ray diffraction (XRD) technique to study the crystal structure. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ज़्यादा इसमें की एक्सप्लेनेशन में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल का नहीं है ये बात। लेकिन बात ये कि दैट जो एक्सरेज की जो डायफ्रैक्शन टेक्निक है ना, एक्सरेज डायफ्रैक्ट जो हो जाती हैं, उस फिनोमेना को यूज़ करके जो क्रिस्टल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट। X-rays can be used to ionize gases. ठीक है, एक्स रेज क्या होंगी कि जब किसी आप गैस आपने रखी होगी ना बीच में, ठीक है, और आप एक्स रेज पास कर रहे होगे तो क्या होगा कि एक्स रेज उस गैस को क्या कर देंगी, आयोनाइज कर देंगी। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये अपने साथ इर्द गिर्द ले जाएंगे, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उसके इधर उधर ले जाएंगे तो वो जो गैस के एटम्स थे वो क्या हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आयनाइजेशन असल में क्या है, यही प्रोसेस है कि आप उस जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें। क्लियर? हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं।